नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल बीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस लाइट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर करा चुके हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और इसमें जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उसी का डिस्कशन होगा दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो इस चैनल पे क्या होंगे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह साइंस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि अभी आगामी परीक्षाओं जैसे हमारा ग्रुप डी एनटीपीसी होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो दोस्तों उसी के लिए जनरल साइंस मैंने स्टार्ट किए। तो क्या करिए, जिसको कुछ भी नहीं आता आप क्या करिए, पूरे एक एक लेक्चर पूरा अगर देख लेते हैं तो मैं इतना दावा करता हूं आपको जनरल साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर कर आएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं आज प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। और दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है और आप लोग को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें आपका मैं IQ लेवल चेक कर रहा हूँ कि दोस्तों आप अगर अपने घर से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन का आंसर इसी सेशन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं कौन बता पाता है। तो देखते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा दोस्तों तो प्रतिबिंब और प्लस क्या लिख सकते हैं, बिंब लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का अगर संधि विच्छेद करें तो प्रति और क्या लिख सकते हैं, बिंब। तो बिंब माने क्या होता है दोस्तों, वस्तु। बिंब माने क्या होता है, वस्तु। प्रति माने क्या होता है, उल्टा। तो हम जो पढ़ते हैं वस्तु, हमें क्या दिखता है दर्पण में, हम देखिए किसी चीज को तो वस्तु की एक इमेज बन जाती है और वो इमेज हमेशा क्या दिखाती है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखती है, यानी उल्टा प्रतीत होता है। यही शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। बाकी इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब हम दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो दर्पण में हमारी क्या आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी इसी आकृति को क्या उस वस्तु उस व्यक्ति का प्रतिबिंब कहते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में से कहते हैं जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है, और दर्पण में बनी इसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों ये तो दर्पण प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। लेकिन हमारे प्राकृतिक में जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो बेसिकली 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला जो हमारा प्रतिबिंब बनता है हमारा क्या होता है, जल प्रतिबिंब, और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है हमारा दर्पण। तो साइंस में हमको तो ये पढ़ना होता है दर्पण प्रतिबिंब, और जो जल प्रतिबिंब आता है हमारा रीजनिंग में। लेकिन आप इसमें समझ लीजिए कि इस वाले प्रतिबिंब में इस वाले प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जल प्रतिबिंब में से क्या होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, यानी जो जल प्रतिबिंब होता है हमारा कैसा परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। और दर्पण प्रतिबिंब में हमारा क्या होता है, क्षैतिज परिवर्तन। अब दोस्तों समझते हैं क्षैतिज परिवर्तन मतलब क्या होता है, कोई चीज दाया का बायां होगा और बाया का दाया, यानी हमारा क्या होगा, राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, राइट में। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाए, यदि आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो दर्पण में हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड उड़ता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। यानी कहीं क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है, यानी दाया भाग बाएं पक्ष में दिख जाए और बाया पक्ष में क्या हो, दाया भाग दिख जाए, तो ये क्या होता है, हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है। और देखा जाए दोस्तों जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो हमारे रीजनिंग में पूछा जाता है, तो जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊर्ध्वाधर, यानी इसमें कोई चीज क्या होगा, ऊपर वाली चीज कहाँ दिखेगी, नीचे, और नीचे वाली चीज कहां दिखेगी, ऊपर। यानी क्या होगा, ऐसे परिवर्तन, यानी क्या ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम P बनाए, तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, यानी जो निचला इसका P का जो निचला हिस्सा होगा वो क्या होगा, यानी नीचे, तो अब की क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगी। उभरा हुआ ऊपर है तो क्या नीचे ऐसे आएगा, यानी क्या होगा, हमारा ऊर्ध्वाधर परिवर्तन हो रहा है। और यही चीज हम दर्पण बनाएंगे तो दर्पण को दर्शाने हम कलाई करते हैं। तो इसका मान लीजिए जब रखेंगे यहाँ पे P रखेंगे तो इसका जो बाया भाग है, मतलब ये जो P वाला जो मुंह इधर खुला है ये क्या इधर खुलते हुए दिखेगा, यानी ऐसे बनेगा हमारा P। तो दोस्तों जहाँ क्षैतिज परिवर्तन होगा वो क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। जहाँ ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होगा वो क्या होता है, हमारा जल प्रतिबिंब।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको प्रतिबिंब की परिभाषा और इसके प्रकार अच्छे समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। और दर्पण में हम देखा जाएगा, दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है क्या आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड आप समझते हैं प्रतिबिंब की मैंने डिफिनेशन बताया। अब इसके प्रकार देखते हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या इमेजिनरी इमेज कहते हैं दोस्तों। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं और उसकी पहचान देखते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु, तो बिंदु वस्तु क्या होता है, एक बिंदु स्रोत होता है। जब किसी बिंदु वस्तु को हम क्या कहेंगे प्रकाश स्रोत, की प्रकाश स्रोत से ही क्या प्रकाश की किरणें चलना प्रारंभ होती है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात, मैंने आपको ये भी बताया जहां पे प्रतिबिंब बनने की बात होगी वहां पे कौन सी घटना लागू होती है, रिफ्लेक्शन यानी क्या परावर्तन। कौन सी घटना लागू होगी प्रतिबिंब बनने में, परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा यानी किरणों के वास्तविक घटांश से बनेगा। यानी जब दो किरणें आपस में वास्तव में मिलेंगी तब क्या होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी वास्तव में यानी क्या होगा, एक किरणें वस्तु से निकली है और एक क्या होगा प्रकाश स्रोत से, और जहां पे दोनों मिल जाएगी हमारा क्या होगा, वहीं पे इमेज बनेगा जहां पे दोनों रेखाएं काटेंगी। यानी वहां पे वास्तव में मिलता होगा। यानी क्या पहचानेंगे कैसे हम इसको, जहां आपको शब्द आ जाए जब दो किरणें कहीं वास्तव में मिलेगी तो समझ जाना वहां पे क्या होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और दोस्तों अगर पूछा जाता है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कौन से लेंस से बनता है, कौन से दर्पण में बनता है। तो बाकी दर्पण में अभी इसके आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें सबको बताएंगे दर्पण कितने प्रकार के, कौन से कैसे इमेज बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बनेगा। और लेंस की बात करेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस। यानी इसमें 6 कंडीशन इसमें हम पढ़ेंगे, 6 कंडीशन इसमें। तो आभासी तो बनते हैं दोनों में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वास्तविक, ये दोनों, ये 6 घटना में से एक घटना होती है जिसमें आभासी बनता है, बाकी 5 घटना में हमेशा क्या बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन यही पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर दर्पण में पूछ रहा था अवतल दर्पण बताएंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है तो क्या बताएं, उत्तल लेंस से बनाते हैं। अब दोस्तों अब इससे में समझते हैं दूसरी परिभाषा इसकी, आभासी प्रतिबिंब। यानी क्या होता है प्रतिबिंब का यह दूसरा रूप या दूसरा प्रकार होता है। आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं या काल्पनिक। काल्पनिक शब्द से हमको पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, जो प्रकाश की दोनों समांतर किरणें होंगी वास्तव में नहीं मिलेंगी। यानी वहां पे कल्पना करेंगे, यानी वहां पे क्या करें मिलेंगे नहीं, हमको क्या वहां पे किरणों को वापस में मिलाकर प्रतिबिंब बनाना होता है। यानी वहां पे देखो ये पढ़ते परिभाषा, जब किसी बिंदु वस्तु मतलब वही प्रकाश रूप से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस किसी अन्य बिंदु पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। कि मान लेते हैं हमको प्रतीत शब्द से मतलब क्या होता है, कल्पना कर रहे हैं, हमको जाहिर नहीं कि वो चीज वहां पे जाकर मिलेंगी। यानी मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, इसका एक कीवर्ड होता है। कहीं पे अब आपको दिख जाएगा मिलती हुई प्रतीत हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, समझ जाना किसकी बात करेगा, आभासी प्रतिबिंब की। ये आपको कीवर्ड याद रहना चाहिए, मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। और इसमें कीवर्ड आपको क्या करना है, वास्तव में मिलती है तो क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है तो क्या होगा आभासी प्रतिबिंब बताएगा। प्रतीत हो तो उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किरणें क्या मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है, और यहाँ पे प्रकाश किरणें निकलेंगी तो जो होगा तो वहां पे क्या होगा, हमको जाहिर नहीं कहाँ जाके मिलेगा, हमको क्या करना है वहां पे मिलवा देना है, जहां पे मिलेगा वहीं क्या होगा इमेज। यानी हमको कुछ पता नहीं होगा, केवल क्या करना है हमको अनुमान लगा के जबरदस्ती क्या करना है किरण को मिलाएंगे तो वहां क्या बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता। अब इसको इसी का अपोजिट होता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे क्या होगा पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे लिया जा सकता है। और इसमें पूछा है कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में किस लेंस में बनते हैं।
तो आभासी प्रतिबिंब जब पूछेगा तो क्या होगा, और दर्पण की बात करें तो हम क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु की चाहे जो कंडीशन होगी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और लेंस की बात करेगा तो क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस रहेगा तो इसमें क्या बनेगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आभासी प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है या किस दर्पण में बनता है। तो दर्पण बताएंगे उत्तल दर्पण, और लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस। और यहाँ पे भी आपको याद रहे, और डिफिनेशन भी कभी कभी अंतर पूछ लेता है। ये वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक कटान से मिलता है, और ये क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी क्या होता है दो बिंदुओं का आभासी कटान से बनता है। इस शब्द में ये छिपा होता है दोस्तों। अब जानते हैं अब प्रतिबिंब हमारा किससे बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, दर्पण की। आइए दोस्तों अब हम दर्पण यानी मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप क्या करिएगा, मैं जितना भी राइट करवा रहा हूँ या बोर्डिंग कर रहा हूँ उसको आप क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद एक बार क्या उसको परिभाषा अपने से समझिए, और बाकी तो लेक्चर आप देखिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों देखते हैं इसकी दर्पण की डिफिनीशन। तो प्रत्येक वह वस्तु जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, मतलब कोई भी वस्तु रहे बस उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जा रही है या व्यक्ति खड़ा हो रहा है, यदि उसमें उसका इमेज बन जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण, यानी दर्पण का कार्य करेगा, उसे हम कह सकते हैं दर्पण। वही चीज है, प्रत्येक वह वस्तु जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण। अब दर्पण मतलब ये मत समझिएगा आपका क्या होता है हमेशा कि दर्पण हमेशा कांच का ही बना होगा, ये जरूरी नहीं होता। दर्पण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई शीशा लिए, शीशे में पॉलिश करते हैं, कांच में अगर पॉलिश कर दिए तो क्या हो, दर्पण तो कहलाएगा ही। नहीं कभी कभी कोई दरवाजा लिए उसमें खूब अच्छे से आप पॉलिश कर दीजिए तो उसमें भी आपका क्या होता है, इमेज दिखने लगती है। या आप मोबाइल लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कीजिए, उसके बाद आप कांच में देखिएगा तो उसमें भी आपका क्या इमेज दिखाई देता है। और वैसे मान लीजिए कोई स्वच्छ पानी है और पानी के तट पर क्या आप खड़े होकर पानी में देखते हैं तो पानी में भी आपको क्या इमेज दिखाई देता है। तो ये सभी प्रक्रिया क्या दर्पण का काम हो रहा है। यानी दर्पण ये मत समझिए केवल कांच का होता है, लेकिन बस ये समझना है कि कोई भी वस्तु रहे और वो अपने सामने रखी वस्तु का क्या बना दे, प्रतिबिंब बना दे, तो उसको कहेंगे हम दर्पण। और दोस्तों दर्पण बनाने के लिए हम क्या कलाई करते हैं, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि दर्पण में होता है किस किस चीज की हम कलाई करते हैं। तो देखिएगा कि दर्पण होता है, दर्पण को कलाई दर्शाने के लिए हम क्या लाइनिंग दर्शाते हैं। मान लेते कोई दर्पण है और दर्पण को दर्शाने के लिए हम क्या करें, कलाई। बाकी देखा जाए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण इसको कहेंगे, अवतल दर्पण। आइए अभी इसकी परिभाषा बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं। ये कलाई, जो कलाई को हम दर्शाते हैं इस लाइनिंग के द्वारा। और दर्पण जो हमारा पूछा जाता है कि दर्पण को हम किस प्रकार की वस्तु में गिरेंगे, अपारदर्शी दे देता, पारदर्शी दे देता, पारभाषक देता, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण में अगर कलाई कर देंगे तो दर्पण हमारा क्या बन जाता है, अपारदर्शी वस्तु। और अपारदर्शी वस्तु पे ही क्या प्रतिबिंब का बनना लागू होता है। ठीक है, आप ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। तो दर्पण में कलाई किसी चीज करती है, लाल ऑक्साइड, और दूसरी चीज किसकी होती है, बाहर की ऑक्साइड, और तीसरा जो होता है कलाई जो आप करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। यानी ऑप्शन में तीनों एक साथ नहीं देगा, कभी लाल ऑक्साइड पूछ लेगा तो कभी बाहर की ऑक्साइड पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, सिल्वर नाइट्राइड। और दोस्तों ये सिल्वर नाइट्राइड तो बहुत ज्यादा है IMP है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछा भी गया। और उसका अगर केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, AgNO3, इसको क्या कहते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या अच्छे से याद रहे कि दर्पण में किस चीज की कलाई करते हैं, लाल ऑक्साइड, बारिक ऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों आप दर्पण के प्रकार देखते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्या करूंगा मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको क्या कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों आइए दर्पण के प्रकार देखते हैं। तो फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। तो पहला दर्पण कौन सा पढ़ते हैं, अगर देखा जाए दर्पण कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण हम क्या बताएंगे, 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या होता है गोली दर्पण, और दूसरा हमारा क्या होता है समतल दर्पण। तो गोली दर्पण की डिफिनेशन क्या बताएंगे कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या वक्राकार होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, गोली दर्पण कहेंगे। वक्र मीन्स क्या होता है, मुड़ा हुआ, सीधा सपाट ना होकर मुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या होगा, गोली दर्पण। की ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ जो होता है वक्राकार होता है, कैसा दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको। और दूसरा क्या होता है समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सीधा व सपाट होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, समतल दर्पण, यानी सीधा व सपाट रहेगा। दर्पण मैंने बताया आपको कलाई करना होता है।
और अगर देखा जाए पूछता है गोली दर्पण को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो गोली दर्पण को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग में। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण 2 प्रकार बांटा। तो पहला क्या होगा, अवतल दर्पण, और कभी कभी आप इसकी इंग्लिश भी ध्यान दीजिए, कनकेव मिरर इसको कहते हैं। और दूसरा इसी का भाग होता है उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो इसकी अवतल दर्पण की परिभाषा पूछेगा, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो समझते हैं बनाकर इसको। तो मान लेते दर्पण बना दिए, तो इसमें जो परावर्तन होगा, तो देखो ये हिस्सा दबा हुआ हमको दिख रहा है कि नहीं, तो प्रकाश किरणें यहाँ से अगर आएगी मान लेते हैं, तो टकराने परावर्तन होगा, टकरा कर क्या होगा, इधर चली जाएगी। तो यानी देखिए ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से होता है, और उभरे तल में क्या होगी, कलाई होगी, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं। और कभी कभी इसकी इंग्लिश भी पूछ लेते हैं, क्या होता है, कनकेव मिरर कहते हैं। तो मैंने बताया इसमें क्या पढ़ना है हमको, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है कि दर्पण है तो दर्पण में सीधी बात क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या बनेगा, वास्तविक बनने की ज्यादा कंडीशन होती है। वास्तविक बनेगा, आकार में छोटा, बड़ा, उल्टा, और आभासी भी बनता है। तो आभासी केवल एक ही कंडीशन में होती है। तो इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, जब इसकी मैं चिन्ह परिपाटी या इसका जब फार्मूला बताऊंगा तो वहां पे आपको मैं बताता चलता रहूंगा। तो उसके बाद अगला क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है, यानी क्या करेंगे, दबे हुए तल में अपनी कलाई करेंगे। ये दर्पण बना दिए, तो दबे हुए तल में क्या होगा, कलाई होगा, और परावर्तन क्या होगा, उभरे हुए तल से, यानी ये किरणें ऐसे जाएंगी और उसके बाद क्या ऐसे टकरा कर वापस चली जाएंगी। तो क्या होगा, जिसमें परावर्तन क्या होगा, उभरे हुए तल से होगा और कलाई दबे हुए तल में होगी, तो उत्तल दर्पण होगा। और जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होगा, कलाई उभरे हुए तल में होगा, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा हमारा, यानी कनकेव मिरर होगा। और इसमें वस्तु की चाहे कोई भी कंडीशन, कोई भी स्थिति में वस्तु को रख दिया जाए, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनेगा, आभासी, और क्या बनेगा, हमेशा छोटा, यानी वस्तु से छोटा आकार में बनेगा। तो दोस्तों एक कंडीशन में अभी बताऊंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में परिभाषा भी यहाँ बता रहा हूँ। और दोस्तों ये देखा जाएगा समतल दर्पण, ये देखा जाए बहुत ज्यादा आईएमपी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इसकी क्षमता कितनी होती है, और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, और इसमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने आज दर्पण पढ़ा, अभी हमको दर्पण में क्या, दर्पण का उपयोग पढ़ना है। तो दर्पण का उपयोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आप दर्पण के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट मतलब क्या होता है, अगर उस पॉइंट को समझेंगे तभी दर्पण के बारे में आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, ध्रुव पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट इसमें, और क्या पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, उसके बाद क्या, वक्रता केंद्र आता है, वक्रता केंद्र, उसके बाद क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, उसके बाद फोकस दूरी, यानी कई सारे अगर पॉइंट है, अगर यही अगर पॉइंट हम समझ लिए तो इन्हीं पॉइंट को समझकर हम क्या प्रतिबिंब खींचते हैं। तो दोस्तों तो ये चीजें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को आप लोग क्या पूरा लास्ट तक देखा करिए, कि अगर आप बीच में अगर छोड़ के चले जा रहे हैं तो ये थोड़ी जानकारी लेकर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी का उद्देश्य देखते हुए कि हमको परीक्षा अगर निकालने तो हमको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना, और जितनी भी चीजें हैं मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, यानी कोई चीज बाहर की नहीं। आप अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं तो एग्जाम में 100% आप करके आओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल पे बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।